अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमारे साथ हैं जी हरिमोहन जी। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आरजू जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। आप बहुत शुक्रिया सर। आज सर हम बात करेंगे ज़रा अफगानिस्तान की, टीटीपी की, ताजिकिस्तान की। और जैसा कि आप जानते हैं कि टेंशन बहुत ज़्यादा बनी हुई है, पाकिस्तान से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। अफगानिस्तान को कहा गया है लेकिन वो भी यानी टीटीपी को कंट्रोल करने के लिए वो भी नहीं हो रहा। बीच में ताजिकिस्तान जो है उसका भी कुछ जिक्र है, क्या कहेंगे आप? आर्मी चीफ का कहा जा रहा था कि वो वहां गए हैं, वो बात कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा ये खिचड़ी पक क्या रही है? खिचड़ी ये पक रही है कि हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो जाए, लेकिन मामला ये है कि खराब हो चुका है पेट। और पेट इतना तगड़ा खराब हो चुका है कि अब वो या तो पॉट की तरफ भागे, या फिर दवा ले, या फिर किसी की मदद ले। आप ये देखिए, ताजिकिस्तान जाने का आपके डीजी आईएसआई का जो असीम मलिक हैं, उनका अगर ताजिकिस्तान जाना है तो वो क्यों जा रहे हैं? कोई लॉजिक सोच कर देखिए। ताजिकिस्तान असलियत में जिस जगह पर मौजूद है, वहां आपको देखने को मिलेगा कि पाकिस्तान असलियत में वखान कॉरिडोर की तरफ अपनी आर्मी बढ़ा रहा है। वो क्यों? वहां असली लड़ाई की जड़ असली तालिबान के साथ ये है। हमें यहाँ समझना होगा कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर की तरफ अपनी आर्मी को बढ़ा रहा है और कैसे भी करके चाइना का एक शील्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान असलियत में यहाँ आर्मी जो है वो कोशिश पूरी कर रही है कि कैसे भी करके उस वखान कॉरिडोर पे कब्जा करे और जो एक नया पुराना वाला जो ट्रेड रूट है उसको किसी तरीके से अपने कंट्रोल में ले। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर चाइना डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की जगह पाकिस्तान को आग में झोंक रहा है। और जैसे कि पाकिस्तान की आदत है दूसरे के फड्डे में टांग अड़ाना, और ये दूसरे के फड्डे में इस लेवल पर टांग अड़ाता है कि अपना हाथ तो खैर क्या, खुद ही पता नहीं क्या क्या जला बैठता है। असलियत में पाकिस्तान दोबारा से चाइना के फड्डे में कूद कर, पहले अमेरिका के फड्डे में कूदा और तालिबान से मतलब अफगानिस्तान में लड़ा। उसके बाद जो आज के दिन पाकिस्तान में मुसीबतें हैं वो सारी की सारी वो है। अब चाइना के फड्डे में कूद रहा है। चाइना चाहता है कि पाकिस्तान वखान कॉरिडोर पे कब्जा करे। वखान कॉरिडोर पे अगर कब्जा होता है तो एक शील्ड चाइना के लिए बनती हुई नजर आएगी। लेकिन वो तो आप भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कितने ईमानदार हैं इस मामले में। अगर वखान कॉरिडोर में पाकिस्तानी आर्मी बैठी होगी और सीपैक का मतलब बीआरआई का इंपॉर्टेंट जो रूट है उसके ऊपर कब्जा करके बैठी होगी, तो मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान को भी, आप चाइना को भी ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन तालिबान इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। तालिबान कह रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे वखान कॉरिडोर के ऊपर एंटर करने की। अब उसने जैसे ही आप वखान कॉरिडोर की तरफ बढ़े, तालिबान जो है वो आपके इस्लामाबाद की तरफ बढ़ना शुरू कर चुका है। और जो फ्रंटल पोस्ट्स हैं उन पे तो कब्जा हुआ ही हुआ है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ ये आ रही है, पाकिस्तान के साथ ये आ रही है कि जैसे जैसे तालिबानी अंदर एंटर कर रही हैं, लोग उनका वेलकम सेलिब्रेशन के साथ कर रहे हैं। आरजू जी, जब भी किसी इन्वेडिंग फोर्स का वेलकम किसी का सेलिब्रेशन के साथ होना शुरू हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब ये है, हमें समझना होगा कि जैसे जैसे ये आगे मतलब सेलिब्रेशन के साथ होगा, इसका मतलब वो लोग दिल से आपके साथ नहीं थे, वो असलियत में आपके अगेंस्ट ही खड़े हुए थे। और यहां पर आपके साथ यही हुआ है और यही हो रहा है कि ये लोग आपके अगेंस्ट खड़े हुए थे। और नतीजा ये हो रहा है आज के दिन आरसू जी, प्रॉब्लम यहां तक क्रिएट हो रही है कि अल्टीमेटली आपके पास आपको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इसीलिए हुआ ये, ताजिकिस्तान में एक बेस है, ताजिकिस्तान में एक ग्रुप ऑफ फोर्सेस है जिसे कहते हैं एंटी तालिबान नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस, जो 2001 के आसपास नॉर्दर्न अलायंस की फॉर्म में था। अच्छा, मजे की बात आपको बताऊं, ये जो नॉर्दर्न अलायंस था, किसी टाइम पर इस नॉर्दर्न अलायंस को जब पाकिस्तान ने 1996 में तालिबान को सपोर्ट करना शुरू किया, जब यूएसएसआर गया ना 1991 में,
यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद 92 में हिकमत यार वगैरह को जिस तरीके से मारा गया, या मैं उसका नाम भूल रहा हूं, जिसको मारा गया और सूली पर लटका दिया गया, जो प्रो रशिया था, उसको जैसे ही सूली पर लटकाया गया, उसके बाद रशिया को भी समझ में आ गया कि अफगानिस्तान को वो इतना ज्यादा लूज नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर अफगानिस्तान लूज हुआ तो पूरे सेंट्रल एशिया में जिस तरीके का एक तरीके का टेररिज्म फैलेगा वो बहुत ही अलग लेवल का होगा। इसीलिए रशिया ने एक अलायंस बनाया था उस टाइम पर। 92 से ये अलायंस कमोवेश काम कर रहा था और पाकिस्तान और अमेरिका एक तरफ खड़े हुए थे। अमेरिका मजे ले रहा था। अमेरिका चाहता था ये जो 1.6 ट्रिलियन डॉलर के रिसोर्सेज अफगानिस्तान में है, ये बिट बाय बिट यूरोप पहुंचते रहे, अमेरिका पहुंचते रहे, उस और पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान ले ले। और जो आज के दिन पाकिस्तान कहता है ना कि अफगानिस्तान तो मेरा बैकयार्ड है, असलियत में ये जो फिलोसफी ऑफ बैकयार्ड ऑफ पाकिस्तान है, ये अमेरिका पाकिस्तान को समझा के गया कि मैं तुझे दे रहा हूं, ये तो तेरा बैकयार्ड है, रख ले। पाकिस्तान उसमें चौधरी बन गया और तालिबान, और उस टाइम पर बड़े सारे ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे। ऐसा नहीं है इंडिया वहां नहीं था, इंडिया सबसे ज्यादा बुरे सिचुएशन में अपनी कंट्री में होते हुए भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था। और आप इससे अंदाजा लगा कर देखिए, ईरान, रशिया, इंडिया, ताजिकिस्तान, इन 4 कंट्रीज ने मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया था। और इस फ्रंट ने नॉर्दर्न अलायंस, जो उस टाइम पर सबसे लड़ रही, मतलब उस टाइम पर अलग अलग उस जगह से लड़ रही थी एक दूसरे से, तो वहां पर ये लोग खड़े होकर एक सिस्टम को एस्टेब्लिश करने की सोच रहे थे। यानी नॉर्थ से जो है वो तो इंडिया और ये सारा ग्रुप एस्टेब्लिश करने की सोच रहा था, और साउथ से पाकिस्तान, साउथ और ईस्ट से पाकिस्तान मेनली अमेरिका की मदद से सिस्टम एस्टेब्लिश करने की सोच रहा था। यहां कंधार में तालिबान का राइज होता है, याद कीजिए। जब कंधार में तालिबान का राइज होता है तो पाकिस्तान को एक फोर्स मिल जाती है तालिबानियों की, जिसको पाकिस्तान ने खुलकर सपोर्ट किया। तालिबान ने नीचे से आगे बढ़ना शुरू किया, यानी साउथ से नॉर्थ की तरफ बढ़ना शुरू किया। नॉर्दर्न अलायंस भी उसी हिसाब से आगे बढ़ रही थी और पूरा पाकिस्तान 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक पूरा अफगानिस्तान, एक पार्ट पर तालिबान ने कब्जा कर लिया, दूसरे पार्ट पर नॉर्दर्न अलायंस ने कब्जा कर लिया। कट टू 2001, 9/11/2001, अमेरिका ने कहा वॉर ऑन टेररिज्म स्टार्ट कर रही है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ये अभी भी तालिबान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे, अल कायदा को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। यूएसए जो अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट में था, वो जाके खड़ा हो जाता है नॉर्दर्न अलायंस के सपोर्ट। अब आप अंदाजा लगाइए, ये वही नॉर्दर्न अलायंस था जिसने तालिबान को महज 3-4 महीने में हराया। यूएसए ने वहां कब्जा किया और पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया। पाकिस्तान ने इन सबको बचाया। यहां ईरान जो है वो पलटी मार जाता है, वो एक अलग मैटर है बाद में, कि ईरान जो स्टार्टिंग में यूएसए के साथ था, अमेरिका ने उसकी जब गर्दन दबानी शुरू करी तो नॉर्दर्न अलायंस जो है वो तालिबान जो है, ईरान जो है वो तालिबान का सपोर्ट करने लग जाता है। तभी तालिबान के बहुत सारे लीडर्स ईरान के अंदर भी देखे गए थे। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, जिस तालिबान को पाकिस्तान ने 1996 से पाला पोसा बड़ा किया, अपने साथ रखा, जब ये देखा कि तालिबानी पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो अपने देश के अंदर भी टीटीपी खड़ा किया। और अगर आप कोई भी मेरे को काउंटर करते तो मैं मान जाऊंगा, टीटीपी पाकिस्तान ने असलियत में खड़ा ही तालिबान को कंट्रोल करने के लिए किया था। एक तरफ आपने खड़ा किया था हक्कानी नेटवर्क और दूसरी तरफ आपने खड़ा किया था टीटीपी। कि पहले टीटीपी और हक्कानी दोनों के दोनों, और यकीन यही एक रीजन था कि तालिबान को दोनों से समस्या थी। अब प्रॉब्लम क्या आई, इसीलिए आप देखेंगे अफगानिस्तान की जेलों के अंदर अप्रोक्सीमेट 4000 के करीब टीटीपी के लड़ाके थे, 4000 के करीब लड़ाके थे। अब पाकिस्तान ने तालिबान को पूरी ताकत से सपोर्ट किए रखा, फिर 20 साल बाद सिचुएशन बदलती है। नॉर्दर्न अलायंस जो कि 20 साल से अमेरिका की मदद से पावर में थी, वो कमजोर निकलती है, वो लोग अपनी आर्मी खड़ी नहीं कर पाते। तालिबान के पास पावर आती है, अमेरिका छोड़ के जाने की तैयारी कर रहा होता है, तो जम के सारी फोर्सेस दोबारा से तालिबान इकट्ठी करता है और पूरे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लेता है पाकिस्तान की मदद से। आपके आईएसआई चीफ जाके होके आए थे ना वहां पर, चाय पी के आए थे, कावा पी। टी वाज वेरी टेस्टी, कावा बड़ा टेस्टी था। वहां असलियत में खेल समझिए हो क्या रहा है।
अब ये सिचुएशन तो हो गई, हिस्ट्री जो हमने 10 मिनट डिस्कस की है। अब प्रॉब्लम ये है कि जिस रूम में दोहा में टॉक्स हो रही थी, वहां रशिया भी था, वो यूरोपियन कंट्रीज भी थी, अमेरिका भी था, कतर भी था, अफगान पाकिस्तान भी था, इंडिया भी था। इंडिया को उस रूम में स्पेस मिला था, तो इंडिया ने वहां सिर्फ एक काम किया, तालिबान से डिस्कशन करना शुरू किया और एक तरीके का कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर लिया। और नॉर्दर्न अलायंस जो थी, जो हार चुकी थी, वो जाके ताजिकिस्तान में बैठ चुकी है। पूरी नॉर्दर्न अलायंस ताजिकिस्तान में है, जो अभी भी तालिबान के अगेंस्ट लड़ने की तैयारी कर, और ताजिकिस्तान में वो जो इमोली रोमन है, इसका एक आउटसाइड, मतलब इसको हटाने वाला एक जमात अंसारुल्लाह नाम का ग्रुप है, जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ। ये एक्सचेंज है, यानी जो ताजिकिस्तान के रूलर को हटाना चाहता है वो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, अफगानिस्तान उसको पैट्रोनाइज कर रहा है, और जो अफगानिस्तान के तालिबान गवर्नमेंट को हटाना चाहता है वो ताजिकिस्तान में बैठा, अर्स्टवाइल नॉर्दर्न अलायंस, जो कभी इंडिया का दोस्त होता था। ताजिकिस्तान जानता है कि ठीक है, अंसारुल्लाह जो है उसको किसी भी तरीके से हैंडल किया जा सकता है, लेकिन तालिबान के साथ किसी ना किसी तरीके से बातचीत शुरू कर रहा है ताजिकिस्तान। पाकिस्तान चाहता है कि ताजिकिस्तान नॉर्दर्न अलायंस का साथ दे, पाकिस्तान भी नॉर्दर्न अलायंस का साथ देगा, और दोनों मिलकर तालिबान के ऊपर अटैक करें, और तालिबान के जो तालिबान पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है, उस तालिबान के ऊपर नॉर्थ से हमला करके इस तालिबान को खत्म किया जाए। पॉसिबली पीछे से चाइना भी यहीं खड़ा है, इनका सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अब जो पिक्चर हल्की हल्की क्लियर हो रही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि अमेरिका को यहां किसी तरीके की प्रॉब्लम है। अमेरिका जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि यहां पर आईएसकेपी को खड़ा करे, और वो आईएसकेपी रशिया के अगेंस्ट है, और वो आईएसकेपी तालिबान के भी अगेंस्ट है। लेकिन अमेरिका को तालिबान से प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका को चाइना से प्रॉब्लम है। और आईएसकेपी जो है वो जो ईस्ट तुर्किस्तान, मतलब तुर्किस्तान लिबरेशन फ्रंट की तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके चाइना पे कब्जा करे, या चाइना का जो शिनजियांग प्रोविंस है उसे हटाए, और चाइना एक वॉल क्रिएट करना चाहता है, जहां तक मुझे समझ में आया। और तुर्कमेनिस्तान को इस वॉल का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सामने नहीं आ पा रहा। इसलिए पाकिस्तान को कहा कि तुम जाओ और एक प्रोटेक्टिव वॉल क्रिएट करो, लेकिन पाकिस्तान उससे एक कदम आगे बढ़ के कह रहा है कि हम प्रोटेक्टिव वॉल तक नहीं रहेंगे, इस तालिबान को ही खत्म करेंगे। ये एक नया सिस्टम है, यानी इससे एक बात तो कंफर्म हो गई कि तालिबान जो है वो पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है, डूरन लाइन को मिटो रहा है, डूरन लाइन को हटाकर पूरे के पूरे तालिबान को, मतलब पूरे अफगानिस्तान को और पश्तूनिस्तान को, पख्तूनिस्तान जो बनाने की कोशिश है, उस पख्तूनिस्तान को इंटीग्रेट करने की तैयारी होगी। पाक आर्मी जानती है कि खैबर पख्तूनवा में एंटर करेगी तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नहीं कर पाएगी एंटर, इसलिए वो वखान कॉरिडोर, जहां पर पाकिस्तान अफगानिस्तान काफी कमजोर है और वहां पर अभी भी नॉर्दर्न अलायंस के इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, वहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रही कि पाकिस्तान ये इतना ज्यादा नाइव वाली सिचुएशन कैसे क्रिएट कर सकता है, नाइव वाले बिहेवियर कैसे कर सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी वखान कॉरिडोर पे बैठी होगी और नॉर्दर्न अलायंस के जो वॉरियर्स हैं वो इसको बैठे रहने देंगे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, क्या वो अलाउ करेंगे, और अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो कितने दिन तक अलाउ करेंगे, और क्या पाकिस्तानी आर्मी इनके साथ मिलकर क्या इतना कैलिबर रखती है कि जो रशिया तालिबान के साथ अब रिलेशंस अच्छे कर रहा है, क्योंकि रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि आईएसकेपी को खत्म करे, चाइना जो है वो भी तालिबान के साथ मिलकर कोशिश कर रहा है कि आईएसकेपी को खत्म करे, लेकिन चाइना कंफ्यूज है, रशिया नहीं है। रशिया ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर भी एक मैसेज भेजा था कि ठीक है यार शांत रहे, पाकिस्तान नहीं माना। इसीलिए आप देखिए रशिया की तरफ से काफी ज्यादा आर्म्स, एम्युनिशन और एक सपोर्टिंग लाइन आई है जो तालिबान के साथ खड़ी हुई है, और बाकायदा वेपन्स भेजे रशिया ने कि हम आपके साथ हैं, आओ आगे बढ़ो, और बॉर्डर के ऊपर कहीं ना कहीं रशियन फोर्सेस जो है वो सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। एक अजीब सा नेक्सस यहां पर क्रिएट हो रहा है, कौन किसके साथ है कौन किसके खिलाफ, अभी थोड़े दिन बाद पिक्चर क्लियर होगी, क्योंकि अभी तो विजिट हुई है,
पाकिस्तान यहां कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन इतना पक्का है ये विजिट जो है ये किसी तरफ इशारा कर रही है कि कुछ नए अलाइनमेंट्स बन रहे हैं। नए अलाइनमेंट्स में जो पहले कभी इंडिया के दोस्त हुआ करते थे, आज के दिन वो पाकिस्तान उनसे दोस्ती करना चाहता है, और जो कभी पाकिस्तान के दोस्त हुआ करते थे वो तो इंडिया के दोस्त हो चुके हैं। चाइना अपनी पोजीशन को कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है कि वो खड़ा कहां है, क्योंकि दोनों तरफ से उसे प्रॉब्लम्स है। अगर वो पाकिस्तान को वखान कॉरिडोर में एंटर करवा देता है तो वो वहां फंसेगा, अगर वो तालिबान के साथ सीधे भिड़ जाता है तो वहां फंसेगा। आईएसकेपी को खत्म करना जरूरी है। आईएसकेपी को खत्म करने के लिए तालिबान को खत्म करना है। तालिबान अगर नहीं खत्म होता तो पाकिस्तान खत्म होगा, पाकिस्तान को प्रॉब्लम होगी। तो मतलब एक अजीब सा मैस क्रिएट है, उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश हो रही है। लेकिन ताजिकिस्तान क्या इतनी जल्दी हार मान जाएगा या इतनी जल्दी किसी अलायंस में शामिल होगा? अगर थोड़ा सा भी ताजिकिस्तान में दिमाग होगा तो सोचकर देखिए, ताजिकिस्तान इस अलायंस में क्यों आएगा, इस लड़ाई में क्यों आएगा। इशू यही है ना, ताजिकिस्तान के पास उसका अपना नॉर्दर्न अलायंस के हेड्स मौजूद हैं, अंसारुल्लाह वगैरह जो भी, और जो जमात अंसारुल्लाह है वो अफगानिस्तान में बैठी हुई है, जो कि रेमोन कटाना चाहती है, यही ना। अगर मान लिया रशिया, इंडिया के ताजिकिस्तान से बहुत अच्छे रिलेशन हैं। आप ये देखिए, हमारा दुनिया में हमारी मेनलैंड टेरिटरी से बाहर अगर कोई एयरफोर्स स्टेशन है तो वो फखौर के अंदर है। दुशांबे से 180 किलोमीटर दूर फखौर के अंदर इंडियन एयरफोर्स स्टेशन है, और वो आज से नहीं है, वो 1990s से है। और वहां नॉर्दर्न अलायंस को हमने बहुत सपोर्ट किया हुआ है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट था हमारा वहां पर, और वो इसी चीज का फायदा है। हमें इस चीज को समझना होगा कि इंडिया ने बहुत जबरदस्त लेवल पर वहां काम किया हुआ है। और क्या इंडिया ताजिकिस्तान को पाकिस्तान की गोद में जाने देगा? शायद मुझे नहीं लगता, क्योंकि ताजिकिस्तान खुद काबुल के साथ एक डिस्कशन चैनल स्टार्ट कर चुका है और बातचीत शुरू हो चुकी है। भले ही रिकॉग्निशन नहीं थी, लेकिन बातचीत तो शुरू हो रही है। अब यहां पाकिस्तान कितना कामयाब होगा, चाइना कितना कामयाब होगा, इंडिया कितना कामयाब होगा, रशिया कितना कामयाब होगा, और तालिबान कितना पाकिस्तान के अंदर तक एंटर करेगा, ये देखने लायक है। लेकिन हाँ, तालिबान सही जगह हिट कर रहा है पाकिस्तान को, ये आपके आईएसआई चीफ ने ताजिकिस्तान जाके बता दिया। लेकिन हाँ, सर हाँ है। लेकिन सर जो केपीके के जो पठान है, यानी केपीके के जो रहने वाले हैं, वो तो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उनकी तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि नहीं, उनको नहीं पसंद कि उनके एरिया को अफगानिस्तान के साथ जोड़ा जाए, या वो जो ग्रेटर अफगानिस्तान या जो भी है उनके साथ जोड़ा जाए, तो वो तो उनको पसंद नहीं कर रहे हैं जो लोकल्स हैं वहां के। देखिए, दो चीजें हैं, वीडियोस इस तरीके की देखो हर जगह पर, वो शिया सुन्नी और ये सब चीजें तो होती ही हैं, एक बात। दूसरी बात, उनको पॉसिबली एक सेक्शन ऐसा जरूर मिलेगा जो ये कहेगा यार हम तो उसके साथ नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो आजादी हमारे को यहाँ है वहां नहीं है। वो लोग होंगे जो आपकी कंट्री के साथ कंफर्टेबल फील करते होंगे, लेकिन उसी में एक सेक्शन वहां मौजूद होगा जो ये कह रहा होगा नहीं, हम अफगानिस्तान के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है, हम यहाँ नहीं। ये दो ओपिनियन तो हमेशा रहते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी जगहों पे जहां जहां तालिबानी फोर्सेस आई हैं, अगर उनका वेलकम हो रहा है और वो वीडियोस वायरल हो रही हैं, मैं वो कह रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए वो टेंशन है, वो चिंता है। और वो चिंता ही यानी कि दर्द हो रहा है तालिबान के हमले का, पाकिस्तान दबाव में है, इसलिए तो ताजिकिस्तान गए हैं दुश्मनों से हाथ मिलाने, वरना क्यों जाते? क्या रीजन था कि 1992 से जिस नॉर्दर्न अलायंस को पाकिस्तान पूरे तरीके से अपोज कर रहा है और पूरी ताकत से अपोज कर रहा है, उस नॉर्दर्न अलायंस से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। जिस ताजिकिस्तान ने अब एंटी पाकिस्तान फ्रंट के अंदर हमेशा काम किया, एंटी तालिबान फ्रंट में हमेशा काम किया, उस ताजिकिस्तान से हाथ मिलाने पहुंचे हैं। कोई तो रीजन रहा होगा। सर एक चीज मुझे समझ नहीं आती, इतनी बड़ी फौज है, 7 लाख की फौज है, और कहा यह जाता है हमेशा से कि जी तो 15-20 हजार है टीटीपी वालों को, तो इनसे इतने थोड़े से 15-20 हजार क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? लाखों से चले, अगर 7 लाख ना करें, 2 लाख कर दें, 1 लाख कर दें, 1 लाख से अगर वहां पे अगर कर दिए इन्होंने पाक अफगान बॉर्डर पे, तो वो 15,000 क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रहे? अर्शी पता है क्या है, मैं अपने
जो जाने माने हमारे यहाँ के डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, ये एग्जैक्टली यही सवाल मैंने उनसे पूछा था कि यार 15-20 हजार कर क्या लेगा, और 7 लाख की फौज है आपकी। तो उन्होंने एक बात कही थी कि जब अफगानिस्तान गिर रहा था, वो क्या नाम था उसका, वो अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट, नाम अशरफ गनी, उसका, अशरफ गनी, अशरफ, वो भाग था। तब ऑन पेपर 3,84,000 की फोर्स खड़ी हुई थी अफगानिस्तान के पास। तो काफी बड़ी फोर्स होती है, आर्म्स एम्यूनिशन भी थे, पैसा भी अमेरिका खूब दे रहा था, पैसा खूब खर्च हो रहा था। सिर्फ 15,000 तालिबानी, सिर्फ 15,000, वो काबुल पे डायरेक्ट अटैक नहीं करते। पहले उन्होंने चारों तरफ से पूरे के पूरे अफगानिस्तान को घेरा, और पूरे अफगानिस्तान को घेर के बिट बाय बिट आगे बढ़े, और पहले चारों तरफ से रास्ते बंद किए, और उसके बाद काबुल में एंटर कर गए। काबुल में एंटर जब करते हैं तो कहीं पर कोई गोली तक नहीं चलती है ढंग से। और उसके बाद जिस तरीके से अशरफ गनी को भागना पड़ा, आप मुझे बताइए वो कहां गई 3,84,000 की फोर्स। छोटी मोटी जगहों से हम हर बार सोचते थे कि यार यहां तो फ्रंट, यहां तो क्या नाम है, मोर्चा संभालेंगे, यहां तो लड़ेंगे, यहां तो लड़ेंगे। एक पंजशीर को छोड़ दिया जाए, पंजशीर ही शायद उस जगह का नाम है, उसको छोड़ दिया जाए, तो कहीं पर भी हमारे को अफगानिस्तान के अंदर से रिटेलिएशन, तालिबान का रिटेलिएशन दिखाई नहीं दिया। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये कि अफगानिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स थे वो सारे के सारे करप्ट थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये थी कि तालिबान जो वो क्लेम करता है, वो ये क्लेम करता है कि भाई मैं इस्लाम का काम कर रहा हूं, अल्लाह का काम कर रहा हूं, इस्लाम मेरे साथ है, एंड आई एम पायस एंड आई एम डेडिकेटेड टू इस्लाम। यही प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ। आपके टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स हैं, जो भी एक सर्टेन रैंक से ऊपर के ऑफिसर्स हैं, वो करप्ट हैं, हाईली करप्ट हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। लोअर पाक आर्मी के, मतलब जो लोअर रैंक ऑफिसर्स और सिंपल सोल्जर है, जहां तक सुनने में आता है कई बार उनको सैलरी भी लेट मिल रही है या टाइम पर मिल रही है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन हाँ सुनने में आया कि उनकी सिचुएशंस काफी खराब है, उनको रिसोर्सेज ढंग से नहीं मिल रही है। अगर सैलरी आपकी आर्मी को ढंग से नहीं मिल रही है या मिल भी रही है तो वो करप्शन देख रहे हैं अपने ऑफिसर्स की लाइफ में। और एक, जहां तक मुझे एक, मतलब ये हमारे जो ऑफिसर थे वो यूनाइटेड नेशंस में जो पीस कीपिंग फोर्स में थे, तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसी पीस कीपिंग फोर्स भेजी गई थी। तो वहां हमारे ऑफिसर्स की तो एक हैबिट, उन्होंने बताया कि यार हमारी आदत ये कि हम अपने सोल्जर्स के साथ बैठ के खाना खाते थे, हम अपने सोल्जर्स के साथ खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं। जब पीस टाइम है या नहीं कर रहे ना, तो वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, खाना खा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे जैसे हम ही उनके एक चड्डी बड्डिया चम्स। यार हमारे को बड़ा देख के अजीब लगता था कि पाकिस्तानी ऑफिसर अपना एक ग्रुप बना के रहता है और वो लोअर रैंक ऑफिसर से या लोअर जो सोल्जर्स वगैरह हैं उनसे वास्ता नहीं रखता, उनको कहता दूर रहो। तो उसका एक असर, अगर वो बात सही है तो वो आपकी आर्मी की कमजोरी है। आपके यहां आर्मी में क्लास बन गया है ऑफिसर रैंक वाला। सर ये तो कंफर्म नहीं है कि वो ऐसा करते हैं या नहीं करते, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे जो सोल्जर्स ने बताया, वो इंडियन सोल्जर ने बताया, वो बताया कि मतलब वो वाला एक कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वो कनेक्शन नहीं होता। एक दूसरा, आपके जो हाई ऑफिसर्स हैं उनकी जो लाइफस्टाइल अगर आप देखेंगे तो वो जिस तरीके से रह रहे हैं एकड़ों के मकानों में, बंगलोज में और न जाने किस किस चीज में, तो कहीं ना कहीं वो करप्शन जो है वो लोअर ऑफिसर को या जो सिपाही है, जो सोल्जर फ्रंट पे खड़ा है, उसका दिल डिगा रहा है। वो ये कह रहा है यार मैं किसके लिए लड़ूं, मैं कम से कम इस करप्ट ऑफिसर के लिए तो नहीं लड़ूंगा। हमारे यहां कोई ऑफिसर अगर चोरी भी करता है, पता है किस चीज की? वो इस चीज की चोरी करता है कि उसको एक सरकारी जीप मिली हुई है, लिटरली ये चोरी है हमारे यहाँ। सरकारी जीप अगर मिली हुई है तो वो एक तो जीप का टैंकर खुद भरवाएगा, मतलब टैंक फुल करवाएगा, और एक जो दूसरी वाली 10, 15, 20 लीटर की केन होती है वो भरवा लेगा। ये वो 20 लीटर अपने घर की गाड़ी में डलवा लेगा और 10, 20 लीटर अपनी गाड़ी में डलवा लेगा, 40 लीटर का उसने ये बेईमानी है।
ये खप जाती है कि यार चल ठीक है, बाकी देश के लिए तो ईमानदार है। यहां कम से कम वो सोल्जर ये नहीं देख रहा कि उसका जो ऑफिसर रिटायर हुआ है वो इतना पैसा कमा के गया है, इतना पैसा कमा के गया है कि उसने दिमाग हिला दिया। हमारे यहाँ आर्मी चीफ जब एक वो फ्लैट खरीदते हैं, बॉम्बे में एक फ्लैट खरीदते हैं, वो भी उस पे क्या कहते हैं, किस्तों पे, ईएमआई पे, तब सेलिब्रेट हो, मतलब पाकिस्तान वालों को झटका लगता है। वो आपको झटका लगा, हमें प्राउड फील हुआ यार उस आदमी ने इतनी ईमानदारी से जिंदगी वो बिताई, तो उसका फ्लैट नहीं था, वो फ्लैट खरीदा, बाकी पूरी जिंदगी वो आर्मी कंटोनमेंट में रहा। इस चीज को समझिए, हमारे यहाँ अमेरिका जाने के लिए इन लोगों के पास पैसे नहीं होते जब तक कि इनके बच्चे टिकट ना बेच दे या फिर वो कोई नई जॉब ना ढूंढ ले। इसका असर आर्मी के मोराल पर पड़ता है। एक आर्मी का मोराल जो है, मतलब एक सोल्जर का मोराल जो है वो इतना हाई है कि वो अपने ऑफिसर्स को देख देख के जोश में है, और दूसरे सोल्जर का मोराल इतना ज्यादा कमजोर है कि वो अपने ऑफिसर्स के करप्ट प्रैक्टिसेस को देख के दुखी है। दूसरा, अब एक तरफ मोराल डाउन है, दूसरी तरफ आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस डाउन है, तीसरी तरफ उसको घर के अंदर से प्रॉब्लम्स आ रही है कि यार मेरे बच्चों को रोटी ढंग से नहीं मिल रही, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। उसके बाद सामने खड़ा हुआ है तालिबान, वो ये कह रहा है कि मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह के नाम पे काम। आरजू जी, मुझे अगर मैं सही से, मैं देखिए अफगान उस मिनिस्टर का नाम नहीं पता, याद नहीं कर पा रहा है, नाम याद भी नहीं आ रहा। अफगान मिनिस्टर को देखा, उस बंदे ने जो नीचे सलवार टाइप की पहन रखी थी वो फटी हुई, थोड़ा सा उसमें छेद था, एंड ही वाज कॉन्फिडेंट जो उसने काम करना था वो कर रहा था, और उसकी सलवार फटी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे वो देख के ऐसा लगा कि चाहे कुछ भी है, वो वहां पर ईमानदार होने का एक इंप्रेशन अपने लोगों पर एस्टेब्लिश कर रहा है। आरजू जी, रिसोर्सेज भले ही कम हो, कॉन्फिडेंस होगा तो वो कभी भी आर्मी हार नहीं मानेगी। उसका सोल्जर अगर डेडिकेटेडली अपनी कंट्री के लिए, अपनी कमांड के लिए लड़ेगा, वो कभी हार। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ यही आ रही, वो असलियत में कमांड को नहीं फॉलो कर रहे, ये हमें समझना होगा। आप वो कमांड को फॉलो क्यों करें? क्योंकि अगर इस्लाम के नाम पर बना है तो इस्लाम के नाम पे ऑफिसर तो है ही नहीं, ये तो महाकरप्ट है। अब ऐसी सिचुएशन में सामने खड़ा हुआ तालिबानी, और सबसे बड़ी बात वो भी इस्लाम का दावा कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं सच्चा मुसलमान हूं। तो आपने तो डबल, एक तरीके से जिसे कहते हैं ना, एक डायलेमा क्रिएट कर दिया ना। वो डायलेमा आपकी आर्मी में इतना खतरनाक है कि कोई बड़ी बात नहीं है कि वो अंदर से सिंपैथी उस पर्टिकुलर वॉरियर के लिए, मुजाहिदीन के लिए लड़े रखे। और तीसरी एक बात, जहां तक मुझे पता है, बहुत सारे आपके यहाँ घर ऐसे हैं जिसमें एक भाई जो है वो मुजाहिदीन बन चुका है और दूसरा भाई फौज में। अगर ऐसे घर हैं तो वो और खतरनाक। तो आपने एक सिस्टम ही किया जी 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 आपने एक सिस्टम ही ऐसा बना लिया कि आपके यहाँ ना तो मोराल आर्मी का अच्छा, ना ही प्रिंसिपल्स, ना ही एग्जाम्पल्स, कुछ है ही नहीं, तो आप करेंगे क्या? आप फिर प्रॉब्लम में रहेंगे, आपकी कंट्री प्रॉब्लम में रहेगी जी। लेकिन सर ये जरूर है कि जो चोरी या बेईमानी या इस किस्म की चीजें हैं वो हर रिलीजन में मना है। इसको सिर्फ ये नहीं है कि ये मुस्लिम कंट्रीज हैं तो ऐसा सोच रही हैं, वो कोई रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप बेईमानी करें। भाई मेरे हिसाब, मैं उस पर जा ही नहीं रहा कि कौन सा सिखा रहा है कौन सा नहीं सिखा रहा। मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका एक जो सोल्जर बंदूक लेके बॉर्डर के ऊपर फ्रंट पे सीना तान के खड़ा हुआ है, वो जो सोच रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। शाम को जब वो अपने घर फोन पे बात करता है तो उसकी बीवी कहती है मेरे पास आज अभी पैसे वैसे आपने भेजे नहीं है, आटा नहीं है, या फिर महंगाई इतनी होगी बच्चे जैसे पाले। एक तरफ उसकी बीवी ये फोन करके कह रही है, और दूसरी तरफ जो है वो आपके ऑफिसर की बीवी जिस तरीके से रोज गाड़ियां सैंडल के कलर के साथ गाड़ियां चेंज करके अगर घूम रही है, तो मैडम वो नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करता है। मैं कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके आर्मी ऑफिसर्स के ऊपर करप्शन चार्जेस अगर हैं, चार्जेस नहीं तो कम से कम वो जो सोल्जर खड़ा हुआ देख रहा है कि हाँ ये बेईमान है, आरजू जी इससे अंदाजा, वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना। आरजू जी इससे अंदाजा लगाइए, मैं एक सिंपल कॉलोनी में रहता हूँ, सिंपल कॉलोनी में मेरे घर से कुछ घर छोड़कर अगर लेफ्टिनेंट जनरल
ऑफिसर का घर हो, सिंपल सिंपल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफिसर का घर हो, सिंपल घर बना हुआ है, बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, वो रिटायरमेंट के बाद वहां फर्स्ट क्लास लेवल की, आप मानेंगे आल्टो, हमारे यहाँ आल्टो आती है, आपके यहाँ मेहरान होती है, वो गाड़ी हमारे रखी यहाँ है। भी होती है, हमारी ऑल्टो भी होती है। हाँ 800 जो है, एक वो गाड़ी रखी हुई है और एक होंडा सिटी रखी हुई है। जहां कहीं दिखा मतलब ठीक ठाक जगह जाना है वहां होंडा सिटी ले जाते हैं, डेली यूज के अंदर आल्टो यूज करते हैं। इतनी सिंपल लाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों फर्स्ट क्लास लेवल पे रह रहे हैं। उनसे बात करके देखो, ऐसा लगेगा कि यार नॉर्मल आदमी है। और उनको कहा कि सर, और पाकिस्तान के बारे में जब भी पूछते हैं तो वो हंस के कहते हैं कि यार हम पाकिस्तान में हैं, हमने कंट्री के लिए सर्व किया, उन्होंने अमेरिका के लिए सर्व। ही लिटरली यूज दिस वर्ड कि उन पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के लिए सर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें सारा पैसा कमा के अमेरिका ले जाना है। हम यहीं यहीं के लिए थे, यहीं जिएंगे, यहीं मरेंगे, बच्चे बाहर सेटल हो गए हैं, वो भी यहीं आएंगे। हमने उनको कहा जब आप कमा लो और कुछ भी कर लो तो इंडिया में आके सेटल हो। ये वर्ड्स उनके हैं। आरजू जी, दोनों में फर्क है, मोराल का फर्क है आर्मीज के, और वो मोराल जो है उसे हमें समझना होगा कि अल्टीमेटली डिफरेंस तो क्रिएट कर रहा है, और बहुत तगड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है जी। और बिल्कुल ऐसा ही है। और यही रीजन है कि 15,000 के सामने आप टिकते हुए नहीं दिखाई दे रहे, और वो जिस हाँ, के साथ सामने आ रहे हैं ना, वो आप समझिए। और आप कह रहे हैं कि यहाँ वाले लोग अपोज कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि कॉमन मासेस उनके साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बहरहाल अब बात तो यही है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हमारी जो आर्मी है, हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको हमारी बातों पे बुरा मनाने के बजाय अपने आप को ठीक करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उसी से चीजें ठीक होंगी। बाकी लोगों को चुप कराने से या बात ना की जाए, बोले नहीं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर।